उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम 24 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है। यह एग्ज़ाम 24 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक होंगे। इस परीक्षा में अब बिल्कुल समय नहीं रह गया है, इसलिए इस परीक्षा को लेकर के जो गंभीर छात्र हैं उनको मेरा सुझाव है कि वह जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उनका रिवीजन करना शुरू कर दें। जो उन्हें लगता है कि यहाँ से सवाल सबसे ज़्यादा उठाए गए हैं पहले के एग्ज़ामों में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करें। इसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा जो जीएस और जीके की प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलाई जा रही है उसकी आज 26वीं क्लास है। इसके पहले उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जीके जीएस की जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलाई गई है वह बहुत महत्वपूर्ण रही है। यदि आपने उसे नहीं देखा है अब तक तो आप उसे ज़रूर देख लें। आज की इस प्रैक्टिस क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सामान्य ज्ञान से बनने वाले जो महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं उन सवालों को इसमें सम्मिलित किया गया है। आप लोगों की परीक्षा तक अर्थात 31 तारीख तक सामान्य ज्ञान की 5 से 6 प्रैक्टिस क्लास मेरे द्वारा कराया जाएगा और मेरा दावा है कि जो भी ये परीक्षा संचालित की जा रही है इस प्रैक्टिस सेट से सवाल उसमें ज़रूर बनेंगे। इसलिए सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं वो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की प्रैक्टिस क्लास। नमस्कार, मैं हूं जयदीप द्विवेदी। लीसियम जीएस वर्ड में आपका स्वागत है। पहला सवाल है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 42। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि सभी नागरिकों को अर्थात भारत के सभी नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है तथा वह किसी भी धर्म को अंगीकार कर सकता है, उसका अनुसरण कर सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। अर्थात धर्म को लेकर के भारत के नागरिकों को जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है ये भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 25 में कहा गया है। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 25। अगला सवाल है कि किस मुगल शासक ने बीरबल को राजा की उपाधि दी थी? ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। इसका सही आंसर होगा अकबर। अकबर ने बीरबल को उसकी विद्वता के आधार पर राजा की उपाधि दी थी। अगला सवाल है भारत में प्रथम जनगणना कब की गई थी? ऑप्शन है 1871, 1881, 1891 और 1901। इस सवाल का सही आंसर होगा 1881। 1881 में भारत में पहली बार नियमित जनगणना प्रारंभ किया गया था। अर्थात 1881 से अब तक लगातार नियमित रूप से हर 10 वर्ष पे जनगणना कराया जा रहा है। लेकिन 1871 में भारत में पहली बार प्रारंभिक जनगणना अर्थात प्रायोगिक तौर पर जनगणना कराया गया था मेयो के शासनकाल में, और 1881 में रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। तो दोनों तरीके से सवाल आ सकता है, इसे आप ठीक से याद रखेंगे कि 1871 में मेयो के शासनकाल में प्रायोगिक तौर पर जनगणना पहली बार कराया गया था और नियमित जनगणना जो है वो 1881 में हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा 1881, क्योंकि यहीं से नियमित जनगणना हर 10 वर्ष पे जो कराया जाता है वो यहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा 1801। अगला सवाल है ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस सवाल का सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस जो है ये पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखने में सहायक होता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सबसे अहम भूमिका होती है, सबसे प्रमुख भूमिका होती है। तो सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी और फुटबॉल। इसका सही आंसर होगा हॉकी। इस सवाल के हिसाब से इसका जवाब तो हॉकी होगा, लेकिन आधिकारिक तौर पर भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। तो सवाल के हिसाब से ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में नहीं है, तो इस आधार पर इसमें हॉकी जो होगा ये सही आंसर होगा। आधिकारिक राष्ट्रीय खेल भारत का कोई भी नहीं है, इसे आप लोग ठीक से याद रखेंगे, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब होगा हॉकी। अगला सवाल है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन आइंस्टीन, मैरी क्यूरी, ओपेनहाइमर और रदरफोर्ड। इसका सही आंसर होगा
ओपेनहाइमर ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। इस सवाल का सही आंसर होगा ओपेनहाइमर। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन है 10, 12, 14, 16। इसका सही आंसर होगा 12। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। जो मूल संविधान था अर्थात जो 1950 में लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था, उसमें 8 अनुसूचियां कुल थीं, लेकिन बाद में इसमें संशोधन करके 9, 10, 11 और 12 जो अनुसूचियां उसे बाद में जोड़ी गई हैं। तो वर्तमान में इसमें कुल 12 अनुसूचियां हैं। इस सवाल का सही आंसर होगा 12। अगला सवाल है अशोक के शिलालेख की भाषा कौन सी है? ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, तमिल और पाली। इस सवाल का सही आंसर होगा प्राकृत। अशोक के जो शिलालेख हैं वो प्राकृत भाषा में पाए जाते हैं। अगर इस जगह पे लिपि पूछ दिया जाए तो आर्मेयिक लिपि, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि में अशोक के शिलालेख पाए जाते हैं। लिपियों में मुख्यतः 3 तरह की लिपियां पाई जाती हैं, आर्मेयिक लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। लेकिन भाषा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भाषा पाई जा रही है वो है प्राकृत। प्राकृत भाषा में अशोक के शिलालेख प्राप्त होते हैं। सही आंसर होगा प्राकृत। यहाँ पर पठार से संबंध है इसका सवाल का। तो सवाल होगा भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ऑप्शन है दक्कन का, कच्छ का, कटिहार का, सौराष्ट्र का। इसका सही आंसर होगा दक्कन का पठार। अगला सवाल है महात्मा गांधी ने किस वर्ष दांडी मार्च की शुरुआत की थी? ऑप्शन है 1929, 1930, 1931 और 1932। इस सवाल का सही आंसर होगा 1930। अंग्रेजों के विरुद्ध नमक कानून का विरोध करने के लिए इन्होंने साबरमती से लेकर के और खंभात की खाड़ी में दांडी तक की यात्रा प्रारंभ की थी 1930 में, और वहाँ से पहुँच करके उन्होंने नमक बना करके और नमक कानून का विरोध किया था और अपनी गिरफ्तारी दी थी। तो 1930 की ये घटना है। सही आंसर होगा 1930। अगला सवाल है लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, बाबर और जहांगीर। इस सवाल का सही आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां से पहले मुगलों की राजधानी आगरा हुआ करती थी और शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी को दिल्ली हस्तांतरित किया था, और इसी दिल्ली को राजधानी बनाने के लिए 1638 से लेकर के 1648 के बीच में शाहजहां ने लाल किले का निर्माण करवाया था। तो सही आंसर होगा शाहजहां। अगला सवाल सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? ऑप्शन है सत्य की विजय, सत्य ही धर्म है, सत्य की पूजा और सत्य और अहिंसा। इसका सही आंसर होगा सत्य की विजय। अर्थात सत्यमेव जयते का तात्पर्य होता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। और सत्यमेव जयते भारतीय संविधान में भारत का शुक्त वाक्य है जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा सत्य की विजय, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है। अगला सवाल है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन है शुक्र, मंगल, बुध और शनि। इस सवाल का सही आंसर होगा मंगल। मंगल ग्रह पे लौह ऑक्साइड पाया जाता है और यही कारण है कि उसका रंग लाल दिखाई देता है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। सही आंसर होगा मंगल ग्रह। अगला सवाल है किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? ऑप्शन है पाटलिपुत्र युद्ध, तक्षशिला युद्ध, कलिंग युद्ध और मगध युद्ध। इस सवाल का सही आंसर होगा कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में कराया हुआ था और ये कलिंग, जिसे वर्तमान में उड़ीसा कहा जाता है, वहाँ के राजा अनंत पद्मनाभ हुआ करते थे। तो अनंत पद्मनाभ और अशोक के बीच में कलिंग का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में अशोक ने इतना भीषण नरसंहार किया था कि उसी के बाद इसका हृदय परिवर्तित हुआ और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उसके बाद ये अहिंसा के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया था। उसके बाद इसने कोई युद्ध नहीं किया है। तो कलिंग का युद्ध इसके जीवन का आखिरी युद्ध रहा था। उसके बाद इसने बौद्ध धर्म और अहिंसा को अपना लिया था। तो सही आंसर होगा कलिंग युद्ध। अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इस सवाल का सही आंसर होगा राजस्थान। भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। अर्थात भारत के 4 अगर हम बड़े राज्यों की बात करें क्षेत्रफल के आधार पे तो उसमें पहला है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इस सवाल का सही आंसर होगा राजस्थान। अगला सवाल है कि रिहाई उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है प्रेमचंद, जॉर्ज ऑरवेल, विष्णु प्रभाकर और यशपाल। इस सवाल का सही आंसर होगा यशपाल। यशपाल की रचना है रिहाई, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन उपन्यास है यशपाल की। दिव्या भी इन्हीं की रचना है। ये बहुत पूछा गया है कई बार परीक्षा में, तो इसे भी याद रखिए कि यशपाल की एक प्रमुख रचना दिव्या भी है, जो कि इन्हीं की एक उपन्यास ही है।
अगला सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं सदी में कराया गया था। 5वीं सदी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, लेकिन ऑप्शन में कुमार गुप्त नहीं है कहीं पर भी। तो फिर उनके बाद नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण हर्षवर्धन के शासनकाल में हुआ था। तो इस सवाल का ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर होगा हर्षवर्धन। वैसे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना मैंने बताया कि 5वीं सदी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा करवाया गया था। तो इसका सही आंसर वैसे होना चाहिए था कुमार गुप्त, लेकिन चूंकि कुमार गुप्त ऑप्शन में नहीं है तो इसका पुनर्निर्माण जो है वो हर्षवर्धन के द्वारा करवाया गया है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा हर्षवर्धन। अगला सवाल है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? ऑप्शन है 1556, 1658, 1761 और 1857। इस सवाल का सही आंसर होगा 1761। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और अफगानों के बीच में हुआ था। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 1761। अगला सवाल है, पंचायती राज की स्थापना भारत में किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1947, 1950, 1959 और 1972। इस सवाल का सही आंसर होगा 1959। 1959 में पंचायती राज की स्थापना राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार कराया गया था। तो इसका सही आंसर होगा 1959। अगला सवाल है कि भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 1948, 1950, 1951, 1952। इस सवाल का सही आंसर होगा 1951। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था और इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि विकास था। कृषि में विकास करने के उद्देश्य से इस पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था। तो सही आंसर होगा 1951, 1951। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 370। इस सवाल का सही आंसर होगा अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 से राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 352 से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है और 360 से वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 356। 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 356। अगला सवाल है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है? ऑप्शन है हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। इस सवाल का सही आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। यह सबसे सरल तत्व होता है हाइड्रोजन। अगला सवाल है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, राम मनोहर राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और गोपाल कृष्ण गोखले। इस सवाल का सही आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो इस सवाल का सही आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला सवाल है, ग्रीनलैंड किस महाद्वीप का हिस्सा है? ऑप्शन है एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका। ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है भौगोलिक तौर पर, लेकिन ग्रीनलैंड पर यूरोप का एक प्रमुख देश डेनमार्क का अधिकार है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और शायद इसीलिए पूछा भी गया है कि ग्रीनलैंड किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो महाद्वीप के आधार पर अगर देखा जाए तो ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से ये लगा हुआ, अर्थात उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भूखंड और ग्रीनलैंड का भूखंड जो है ये प्राकृतिक तौर पर आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो राजनीतिक तौर पर ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है और डेनमार्क एक यूरोपियन देश है। लेकिन महाद्वीपों के आधार पर इसका सही आंसर होगा उत्तरी अमेरिका। अगर इस सवाल पूछा जाए राजनीतिक अधिकार किस महाद्वीप का है या किस देश का है, तो याद रखेंगे कि ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा उत्तरी अमेरिका। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। इस सवाल का सही आंसर होगा एशिया। एशिया विश्व के जो भी महाद्वीप हैं 7, उन सब में बड़ा एशिया है। विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसकी 60% जनसंख्या एशिया में निवास करती है। विश्व के अगर हम सबसे बड़े से छोटे की ओर महाद्वीपों की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, यूरोप और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है। अर्थात विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा एशिया। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी?
ऑप्शन 1945, 1947, 1950 और 1952। इस सवाल का सही आंसर होगा 1945। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के तमाम देशों में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और यही कारण है कि 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 1945। डेट याद रखेंगे, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इस सवाल का सही आंसर होगा 1945। अगला सवाल है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन है गंगा, कोसी, यमुना और गोमती। इस सवाल का सही आंसर होगा कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि कोसी नदी की वजह से बिहार में अक्सर बाढ़ आता रहता है। अगला सवाल है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी और इनसैट। इस सवाल का सही आंसर होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन है गोबी, सहारा, कालाहारी और अंटार्कटिका। इस सवाल का सही आंसर होगा सहारा। विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है यानी रेगिस्तान जो है सहारा है। अगला सवाल है कि किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और सरदार पटेल। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे और संविधान निर्माण में निसंदेह सबसे अधिक भूमिका और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। संभवतः इसी कारण से इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला सवाल है, ब्लू बुक किस देश की सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट है? ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, चीन और फ्रांस। इस सवाल का सही आंसर होगा ब्रिटेन। अगला सवाल है कि कौन सा पर्वत श्रृंखला यूरोप का स्पाइन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है एल्पस, रॉकी, आल्पस और अपलाचियन। इस सवाल का सही आंसर होगा अल्पस। अल्प्स पर्वत जो है इसका विस्तार यूरोप में स्विट्जरलैंड, फ्रांस और इटली के बीच हुआ है और इसे यूरोप का स्पाइन कहा जाता है। सही आंसर होगा अल्पस। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष और 40 वर्ष। इस सवाल का सही आंसर होगा 35 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। सही आंसर होगा 35 वर्ष। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम और डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इस सवाल का सही आंसर होगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1885 में ही इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी हुआ करते थे अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो इसका सही आंसर होगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर होगा गुजरात। गुजरात की समुद्री तटरेखा 1600 किलोमीटर है और ये सबसे लंबी है। सही आंसर होगा गुजरात। अगला सवाल है, लोकसभा में किसे प्रथम नागरिक कहा जाता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा में प्रथम नागरिक कहा जाता है। सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला सवाल है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1947, 1949, 1950 और 1952। इसका सही आंसर होगा 1950। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। आप लोग ठीक से याद रखेंगे, 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, शहीद दिवस भारत में कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 जनवरी, 15 अगस्त, 30 जनवरी और 2 अक्टूबर। इसका सही आंसर होगा 30 जनवरी। शहीद दिवस महात्मा गांधी की जिस दिन मृत्यु हुई थी उसके लिए मनाया जाता है अर्थात 30 जनवरी को ही महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी और उस दिन को हम शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं। तो सही आंसर होगा 30 जनवरी। अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर कौन सा है? ऑप्शन है कक, RAPPS-1, तारापुर, काका और कुडनकुलम। इसका सही आंसर होगा तारापुर। तारापुर परमाणु रिएक्टर की स्थापना 1969 में किया गया था। ये भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर है तो इसका सही आंसर होगा तारापुर। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन है दूधसागर, जोग और कोटरलम और होगनकल। इसका सही आंसर होगा जोग। इसका पूरा नाम है जोग गरसोप्पा और इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसी को कहा जाता है। कर्नाटक में स्थित है ये और ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात
जोग गरसोप्पा जलप्रपात, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। इसे सही आंसर होगा जोग गरसोप्पा जलप्रपात। ये जो 40 सवाल मैंने कराए हैं, बहुत हद तक ये संभावना है कि आने वाले पुलिस भर्ती परीक्षा जो होने वाली है उसमें यहाँ से सवाल ज़रूर बने। इन सभी सवालों के सही जवाब अर्थात इसका आंसर की यहाँ पर दे दिया गया है और इसका PDF और इस क्लास का PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपना अभ्यास दोबारा कर सकते हैं। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। मैंने बताया था कि सामान्य अध्ययन की महत्वपूर्ण 3 से 4 क्लासेस, 3 से 4 प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम तक और आएंगे और वो सभी आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आप उसे ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।